हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बेटा आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स पार्ट का यानी कि यूनिट 6 में जो ऑप्टिक्स हमारे पास यूनिट है उसका बेटा हम पार्ट 11 कर रहे हैं। यानी कि वेव ऑप्टिक्स में बेटा अब हम डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के फिनोमेना से रिलेटेड बात करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे प्लस थोड़े बहुत जो इससे रिलेटेड जो कंसेप्चुअल फार्मूला है बेटा वो मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूँगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द स्लिट ऑफ विड्थ ए इज इल्यूमिनेटेड बाय ए लाइट फॉर रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉन्ग है। द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्टेन्ड एट थीटा इज इक्वल टू बेटा 30 डिग्री। तो हाफ एंगल जिसको हम कह सकते हैं कि विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, इसी को हम कहते हैं बेटा थीटा। तो साइन थीटा बराबर किसके होता है? लैम्डा अपॉन ए। लैम्डा हो गया बेटा वेवलेंथ और ए हो गया जो स्लिट की विड्थ है ना बेटा। इसको हम कहते हैं हाफ सेंट्रल मैक्सिमा, हाफ विड्थ ऑफ द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो अब कई बार क्या होता है कि अगर थीटा एंगल छोटा है तो बेटा स्मॉल एंगल के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा टैन थीटा के बराबर होता है। तो वहाँ पे फॉर स्मॉल एंगल मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको ये फ्यूचर रेफरेंस में याद रहे। फॉर स्मॉल एंगल के लिए ये साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के। तो वहाँ पे ये आ जाएगा थीटा बराबर लैम्डा बाई ए। ठीक, इसको हम कहते हैं हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा डिफ्रैक्शन के केस में। तो अब साइन थीटा जो हो गया, बस ये यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे। तो साइन थीटा गिवन है बेटा 30 डिग्री और लैम्डा गिवन है बेटा 6500 एंगस्ट्रॉन्ग अपॉन ए। अब ए निकालना है तो ये हो जाएगा बेटा 1/2 हो जाएगा, यानी कि 6500 इंटू 10 की पावर ऑफ -10 करेंगे बेटा, क्योंकि एंगस्ट्रॉन्ग में गिवन है ना, इसलिए 10 की पावर ऑफ -10 करेंगे। और साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो 2 इससे मल्टीप्लाई और कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। ये कैलकुलेशन कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 13,000 इंटू 10 की पावर ऑफ -10, यानी कि 1.3 माइक्रोमीटर आंसर आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, बस अब बहुत ही सिंपल है, एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला जो फॉर्मूला है ना बेटा। और ये हमारे पास स्मॉल एंगल के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी तरीके से फॉर्मूले के 2 ही 3 तो फॉर्मूले हैं गिनती के, उसको याद रखने हैं बस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अ स्लिट ऑफ साइज 0.15 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 2.1 meter from the screen on illuminating it by a light of wavelength the width of the central maxima। तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है बेटा वो बराबर होता है एंगुलर विड्थ, यानी कि ट्वाइस ऑफ थीटा हो जाएगा। तो बेटा ट्वाइस लैम्डा बाई ए होगा। एंगुलर विड्थ अगर ये होगा तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वो बेटा इसी को कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना बेटा। ये जो एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा बेटा थीटा तो हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगी। तो ट्वाइस थीटा एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा हो गई। तो बेटा W को कहते हैं लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, है ना बेटा। बस ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। तो लीनियर विड्थ क्या हो जाएगा? एंगुलर विड्थ मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी, बस। तो ट्वाइस लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए, बस ये फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे और सारी वैल्यूज गिवन है, बस लगा के कैलकुलेशन ही करना है। चलिए अब वैल्यूज पुट करते हैं और बस कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो W बराबर हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस लैम्डा हो गया बेटा 5 इंटू 10 की पावर ऑफ -5 सेंटीमीटर। तो बेटा आंसर देखिए किसमें बेटा मिलीमीटर में गिवन है। तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ों को क्या हम मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दें? नहीं, ऐसा करते स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करके फिर उसके बाद बात करेंगे। तो 10 की पावर ऑफ -5 सेंटीमीटर की जगह -7 मीटर हो जाएगा, है ना। ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। ट्वाइस लैम्डा कैपिटल डी कितना है बेटा हमारे पास 2.1, तो ये हो जाएगा 2.1। ठीक है, मीटर में ही है तो 2.1 कर दिया। और ए है बेटा 0.15 सेंटीमीटर,
तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 0.15 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वैल्यू को बस कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो ये वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो 1.44 मिलीमीटर आ जाएगी, है ना। ये बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, बस बाकी तो और कुछ नहीं है। ठीक, 1.4 मिलीमीटर यानी कि 1.4 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ डिफ्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए बीम ऑफ रेड लाइट। व्हाट विल हैपन इफ द रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट। बेटा बैंड्स क्या हो जाएगा, नैरोअर हो जाएगा और जो है वो करीब करीब आ जाएंगे ब्राइट और डार्क बैंड, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, वेवलेंथ डिक्रीज करने से ये हो जाएगा, है ना। इससे भी आप देख सकते हैं बेटा W बराबर, अभी मैंने पीछे बताया था, ट्वाइस लैम्डा बड़ा D/A। तो ये अगर बेटा डिक्रीज करेगा तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा डिक्रीज करेगी, तो बैंड क्या हो जाएगा, वो नैरोअर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन ए सिंगल स्लिट डज नॉट डिपेंड ऑन। बेटा डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड सोर्स। बेटा एंगुलर विड्थ है ना, तो एंगुलर विड्थ जो है मैंने अभी बताया था कि थीटा बराबर किसके होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ एंगुलर विड्थ यानी कि λ/a। तो यहाँ पे कहीं पे भी कैपिटल D के ऊपर एंगुलर विड्थ बेटा डिपेंड नहीं करती है, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, विड्थ के ऊपर डिपेंड करती है, और फ्रीक्वेंसी चूंकि वेवलेंथ रिलेटेड है। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.2 मिलीमीटर इज illuminated with light of a wavelength 500 nanometer. The observing screen is placed 80 centimeter from the slit. The width of the central bright fringe. तो width of the central maxima बस निकालना है, twice lambda capital D/A। तो बस अब हमारे पास देखिए कुछ समय बाद वही सवाल एक जैसे ही आने लग जाता है, आप कितना भी कर लीजिए, बस वैल्यू घूमने लग जाती है। तो लैम्डा हो गया 500 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁹, और D हो गया 80 सेंटीमीटर यानी कि 0.8 मीटर हो गया, और A की वैल्यू हो गई 0.2 मिलीमीटर 10⁻⁻³ आंसर आ जाएगा। अब विड्थ कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए ये देखते हैं कितना आ जाएगा। ये तो भाई 1000 हो गया, ट्वाइस इंटू 500, और ये कैंसिल होके 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, +3 और -9 -6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻3 यानी कि 4 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। ओहो हो, ये मेरा आंसर यहाँ चमक रहा है, लाल डब्बे में डालने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक, बस बहुत इजी कैलकुलेशन है, फॉर्मूला बस अब आपको समझ में आ गया। 3 ही फॉर्मूले हैं गिनती के, और उसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है येलो लाइट इज यूज्ड इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट विद स्लिट विड्थ ऑफ 0.6 मिलीमीटर। बेटा A की वैल्यू 0.6 mm है। येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाय एक्सरे। ओके, ये मजा आया। देखो बेटा, एक्सरे की जो वेवलेंथ होती है वो बेटा बहुत कम होती है, और डिफ्रैक्शन का पैटर्न तभी ऑब्जर्व होता है जब गिरने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ है और ऑब्स्टिकल का साइज यानी कि स्लिट का जो साइज है उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होगा। लेकिन देखिए स्लिट की जो साइज है वो 0.6 मिलीमीटर है, जबकि एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो बेटा 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो वो
इसके कंपैरिजन में नहीं है, यानी कि स्लिट की साइज से वेवलेंथ बहुत छोटी है, तो बेटा डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली चीज है, नो डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व। बेटा समझ में आ गया मैंने क्यों बोला नो डिफ्रैक्शन पैटर्न? उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी कि स्लिट का साइज और वेवलेंथ का ऑर्डर, बेटा वैल्यू की बात नहीं कर रहे, वैल्यू तो एग्जैक्टली हो ही नहीं सकती, ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि ऑर्डर यानी कि रेंज जो होनी चाहिए वो उसके आसपास होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी मीडियम इज 60 डिग्री, व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल। अब देखो बेटा ये क्या है, हम इसमें से लगा देंगे। ब्रिवेस्टर्स लॉ कहता है कि बेटा म्यू बराबर जो होता है दैट इज इक्वल टू टेंजेंट आई पी, जहाँ पे आई पी जिसको पोलराइजिंग एंगल कहते हैं ना बेटा। तो ये कंसेप्ट क्या है कि बेटा एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं, उसको कहते हैं बेटा टैन आई पी, उसको आई पी कहते हैं, पोलराइजिंग एंगल कहते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ आई पी यानी कि 60 डिग्री, ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, टेंजेंट ऑफ 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी। क्रिटिकल एंगल कैसे रिलेटेड है, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, तो बेटा sin c बराबर 1/म्यू हो गया, यानी कि 1/√3 हो गया, तो c बराबर sin इनवर्स 1/√3 हो जाएगा ना बेटा। नॉन स्टैंडर्ड एंगल है तो इसलिए sin इनवर्स 1/√3। ये मेरा आंसर यहाँ चमक रहा है, लाल डब्बे में डालने का मजा ही कुछ और होता है ना बेटा। स्टैंडर्ड एंगल में तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड एंगल है तो बेटा 1/√3 की वैल्यू को तो टेबल से देखना पड़ेगा कि कौन सा एंगल है, तो इसलिए हम साइन इनवर्स करके छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ पोलराइड इज प्लेस्ड एट 45 डिग्री टू एन इनकमिंग लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0। देखो बेटा पोलराइड एंड इनकमिंग लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 है, तो बेटा अनपोलराइज्ड लाइट, हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, अनपोलराइज्ड लाइट जब प्लेन पोलराइज्ड होती है तो इंटेंसिटी हाफ होती है। फिर से बोल रहा हूं, अनपोलराइज्ड लाइट जब प्लेन पोलराइज्ड बन जाती है तो बेटा उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। तो अगर सपोज कर लो कि ये हमारे पास एक पोलराइजर है ना, और ये हमारे पास लेटस से ये इसकी जो पोलराइजिंग की कंडीशन हो गई, ये एक्सिस ऑफ पोलराइजेशन हो गया, ठीक। और अगर हमारे पास यहाँ पे कोई रे आ रही है जिसकी इंटेंसिटी लेटस से I0 है, तो पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी I0/2 हो जाएगी। ये हो गई पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है ना, और ये हो गई आपकी अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक। तो पोलराइजर क्या करता है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करता है, इसीलिए उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है। और ये मेरा आंसर यहाँ पर है। मेरा लाल डब्बा कहाँ चला जाता है जी, ये है, ये मेरा लाल डब्बा, ये मेरा आंसर हो गया I0/2, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास प्लेट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू ब्रीविस्टर एंगल थीटा if mu represents the refractive index of the glass with respect to air, then angle between the reflected and the refracted ray। बेटा ये तो वही चीज़ हो गई ब्रिवेस्टर्स के केस में कि होता क्या है कि हमारे पास लेटस से ये मीडियम की बाउंड्री हो गई और लेटस से ये हमारे पास हो गया बेटा इसका नॉर्मल, ठीक। अब हम क्या करते हैं, एक लाइट को इंसिडेंट कराते हैं और ये जो लाइट इंसिडेंट होती है तो ये एक हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है और एक हिस्सा बेटा दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाता है, ठीक। अब होता क्या है कि जैसे जैसे हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करते हैं, ठीक है, मान लीजिए इसको हम बेटा कम करेंगे तो बेटा ये क्या करेगा, नॉर्मल की तरफ आएगा,
है ना, और ये इसकी तरफ आएगा। तो उस कंडीशन में अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये इधर की तरफ बढ़ेगा और ये इधर की तरफ बढ़ेगा, तो दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। और एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसको हम कहते हैं बेटा पोलराइजिंग एंगल आईपी। उस समय ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाते हैं, यानी कि 90 डिग्री हो जाता है। तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और ये हो जाएगी जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, तो उस समय रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होता है तो उस समय इस एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को पोलराइजिंग एंगल कहते हैं। तो बेटा वही हो गया ना, पोलराइजिंग एंगल ब्रूस्टर्स लॉ के हिसाब से थीटा है। तो बेटा उस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। यही कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो ऑफ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर टू वेवलेंथ गिवन है। तो वो क्या है बेटा, देखो रिजॉल्विंग पावर जो होती है ना, वो बराबर किसके होती है, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ, है ना। तो बस एक चीज का बस ये ध्यान रखिए, मिट जाता है भाई। तो रिजॉल्विंग पावर जो होता है आर पी, दैट इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। तो बेटा R1 और R2 का जो रेशियो है वो λ2 और λ1 का रेशियो हो जाएगा, है ना। तो इनवर्सली रिलेटेड है, तो ये हमारे पास λ2 हो गया बेटा 6000 और ये हो गया 4000। ओके, तो बेटा ये हो जाएगा 3:2। ओके, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 3:2। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। कई बार क्या है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बेटा ध्यान रखना पड़ता है कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ होती है। तो बेटा वेवलेंथ जितनी कम होगी रिजॉल्विंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी किसी भी माइक्रोस्कोप की। इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब वेव नेचर दिखाता है तो उसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये बेटा वो क्वेश्चंस थे जो कि वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड थे, और इसी के साथ बेटा मैंने यूनिट 6 कंक्लूड कर लिया है। और उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे और अपने CUET की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए बेटा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।